नमस्कार मित्रों, आई वेलकम यू ऑल अगेन टू समराइज माय यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे एक और बुक बॉम्ब की। अनदर एम्बैरेसमेंट कॉज्ड बाय अ कांग्रेस लीडर ऑफ सो कॉल्ड G23 फैक्शन, जो असंतुष्ट हैं कांग्रेस की लीडरशिप को लेके और जिनका कोई जमीनी आधार खुद का नहीं है, लेकिन वो एम्बैरेस करते ही रहते हैं कांग्रेस लीडरशिप को एक ऐसे समय में। लेकिन इस बार मनीष तिवारी की जो किताब है 10 फ्लैश पॉइंट 20 ईयर्स नेशनल सिक्योरिटी सिचुएशंस दैट इंपैक्टेड इंडिया में अभी जो बातें कही जा रही हैं कि उसमें उन्होंने सवाल उठाए हैं 26/11 दैट इज मुंबई अटैक के बाद मनमोहन सिंह सरकार का रिस्ट्रेंट दिखाना। ही क्लेम्स दैट इट बिट्रेड वीकनेस, कि ये कमजोरी दिखाता है, ताकत नहीं। ऑफ कोर्स जैसा कि उम्मीद थी, भाजपा का पूरा जो आईटी सेल है, जो ट्रॉल्स हैं, वो इसको लेके उड़ पड़े हैं और सवाल खड़े कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर रिस्ट्रेंट दिखाना वीकनेस है तो मनीष तिवारी ने एक सेल्फ गोल नहीं किया है, अनजाने में वो करना चाहते थे शायद। एंड आई डोंट नो व्हाई कांग्रेस इज एंटरटेनिंग दिस फॉसिलाइज्ड लीडर्स हु हैव टर्न्ड इनटू अ बैगेज, जो कांग्रेस के लिए बोझ बन चुके हैं। लेकिन एक अनजाने में मनीष तिवारी ने असल में भाजपा को बहुत गहरी चोट दी कि अगर रिस्ट्रेंट की हम बात करें तो भारत के इतिहास में किसी भी प्रोवोकेशन, किसी भी उकसाऊ कार्रवाई के बारे में अगर बात करें तो भारत के जो दो सबसे कमजोर प्रधानमंत्री होंगे उसमें से पहले का नाम होगा अटल बिहारी वाजपेयी। तमाम सारी अगर आप खबरें देखें, जी न्यूज तक को आप देखें कि सारे इंटेलिजेंस को खबर थी कि जब ये बस बिरयानी डिप्लोमेसी कर रहे थे तब पाकिस्तान, स्पेशली जनरल परवेज मुशर्रफ, कारगिल हमला प्लान कर रहे थे और तमाम सारे जो रेड फ्लैग्स थे उनको नजरअंदाज करके इन्होंने कारगिल हमला होने दिया। और उसके बाद फिर संसद हमला भी झेला, जिसके बाद भारत की सेनाओं को फॉरवर्ड पोजीशन में, दैट इज अटैकिंग पोजीशन में रख दिया। 798 से ज्यादा हमारे सैनिक बिना एक गोली चलाए मारे गए, जिसको फॉर्मर नेवी चीफ ने द बिगेस्ट पनिशिंग मिस्टेक कहा है इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री में। और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय दबाव में इन्होंने सेनाएं वापस लौटा ली। हमारी जो सबसे बड़ी कैजुअलिटी है, नॉन वार कैजुअलिटी, टोटल कैजुअलिटीज अगर आप जोड़ेंगे जो उसमें मेन हुए 1400-1500 के ऊपर बताई जाती है, जो युद्ध की तैयारी में बारूदी सुरंग बिछाते हुए, लैंडमाइंस बिछाते हुए हमारे सैनिक मर गए। अगर दूसरे सबसे कम जो, और इसके बाद 2004 में वाजपेयी साहब सार्क मीटिंग के नाम पे दोबारा पहुंच गए पाकिस्तान। व्हाट एन एम्बैरेसमेंट। मनमोहन सिंह एक बार भी नहीं गए और वाजपेयी के बाद पाकिस्तान जाने वाले पहले प्राइम मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र मोदी। अपने इनॉग्रेशन में नवाज शरीफ को बुलाया, बिना बुलाए उनके यहां पहुंच गए, माता जी का पहुंच हुआ, शॉल, साड़ी, आम गिफ्ट की, बदले में पठानकोट लाए। द फर्स्ट एवर टेरर अटैक ऑन एनी इंडियन एयरफोर्स बेस। उसके बाद उड़ी हुआ, उसके बाद पुलवामा हुआ, उसके बाद बहुत कुछ हुआ। नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने कभी हिम्मत नहीं दिखाई पाकिस्तान पे युद्ध छेड़ देने की। अटल बिहारी वाजपेयी सिर्फ इतनी दिखा पाए थे कि कारगिल में उनके लोग हमारी सीमा में घुसे थे और उनमें से ज्यादातर को फौज ने अदम्य वीरता से बाहर किया। But it was not a victory. It was like taking back our own lands. आगे बढ़ने के पहले मैं आज जो केवल फैक्ट्स पे बात करूंगा, नो एनालिसिस। इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री, जिसको मोदी के चुनाव प्रचार के दौरान ऐसा बनाया गया जैसे कि भारत कोई बहुत दबा कुचला देश रहा हो, जैसे कि हम ऐसी एक सेना हूं जिसको कोई भी आके हड़का के चला जाता है, which is an utter lie. So let's go back to the Indian military history. But before that, अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आ रहा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और साझा करें। और फिर हम अब आते हैं भारत की सेना के इतिहास पे। मैं केवल इंडिपेंडेंट इंडिया की बात करूंगा। 1947 में भारत आजाद होता है, लेकिन पार्टीशन के दंश के साथ आरएसएस के लोग अपने घरों में घुसे बैठे होते हैं। आज ये पूछते हैं कि नेहरू और गांधी ने पार्टीशन क्यों नहीं रोका? आई वांट टू आस्क, आरएसएस वाज 25 में स्टैब्लिश हुई थी, 22 ईयर ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन। वेयर वाज आरएसएस?
और ये सवाल इनके बारे में हर सवाल पे सही होता है जो ये पूछते हैं। भगत सिंह को गांधी ने नहीं बचाया, इनका आरोप है। आप ऑर्गेनाइजर का एक लेख दिखा दें, केशवराव बलराम हेडगेवार का एक लेख दिखा दें जिसमें उन्होंने भगत सिंह के समर्थन में कोई बात कही हो। फांसी रोकना तो दूर है, खैर आज की बात। तो हमको आजादी के साथ ही युद्ध मिला, कबायली हमले के एक तरीके में। महाराजा हरि सिंह दिल्ली डैली कर रहे थे, हिंदू राजा थे, मेजॉरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम थी, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की वजह से, शेख अब्दुल्ला की वजह से कश्मीर भारत में शामिल होना चाहता था। हरि सिंह देर करते रहे और उन्होंने पाकिस्तान से पहले स्टैंड स्टिल किया। पहले उनको लगा कि बफर जोन बन जाएगा, वो एक आजाद देश के मालिक रहेंगे, बहुत कुछ उनको लगता रहा। उन्होंने पाकिस्तान से स्टैंड स्टिल किया। फिर जब कबायली हमला हो गया तो श्रीनगर से सीधे भागे अपना माल असबाब लेके और भारत से मदद मांगी। तब तक सरदार पटेल अनफिनिश्ड एजेंडा ऑफ पार्टीशन को पूरा करने के लिए जूनागढ़ और हैदराबाद के बदले में कश्मीर देने के लिए तैयार थे। ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, वो नहीं चाहते थे कश्मीर रहे। खैर नेहरू लड़े। दूसरा, हैदराबाद इंडिपेंडेंस या पाकिस्तान में एक्सेशन, इसके जवाब में भारतीय सेना ने प्रधानमंत्री नेहरू के नेतृत्व में, सुप्रीम कमांडर आप उनको कह लें, राजेंद्र प्रसाद को कह लें, और सरदार पटेल की एग्जीक्यूटिव लीडरशिप में ऑपरेशन पोलो किया, जिसको भारत आज भी पुलिस एक्शन कहता है। सितंबर 13 को शुरू हुआ। सितंबर 18 को 1948 हैदराबाद भारत का हिस्सा था। संघी कोशिश करेंगे टू क्रेडिट ओनली एंड ओनली सरदार पटेल फॉर दिस विक्ट्री, जबकि सरदार पटेल भी लाइफ लॉन्ग कांग्रेसी थे। मुझे कई बार यह भी नहीं समझ में आता कि सरदार पटेल भी बहुत महान थे, लाल बहादुर शास्त्री भी बहुत महान थे। अभी तो मोदी जी ढूंढ आए हैं कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेसी, आजीवन कांग्रेसी शिवप्रति मिश्रा भी बहुत महान थे। तो ये कांग्रेस में भ्रष्ट कौन था जिसके खिलाफ ये लड़ते रहते हैं? तो अगर आपको अपने सारे पुरखे कांग्रेस से ही चुनने हैं तो ये भाजपा बना के क्यों रखी है? मर्ज कर लीजिए। तो खैर ऑपरेशन विजय हुआ। आप में से कितने लोगों को ऑपरेशन विजय का नाम याद है? कारगिल के पहले भी एक हो चुका था, दिसंबर 17, 1961 टू दिसंबर 19, 1961। 4 दिन, 2 दिन, दरअसल 36 घंटे, जब 400 से ज्यादा, एक्चुअली 451 ईयर्स की जो स्लेवरी थी पुर्तगाल की, उससे गोवा को आजाद कराया गया था और मिलिट्री एक्शन में कराया गया था। नेहरू के आदेश पे हुआ मिलिट्री एक्शन। अब सरदार पटेल जीवन में ही नहीं थे, भारत में ही नहीं थे, उनका देहांत हो चुका था, उन्हें श्रद्धांजलि फिर से। लेकिन दिस एक्शन वाज डन कंप्लीटली एंड यूनिलैटरली बाय नेहरू। 1962 में हम लड़े चीन से, चीन ने धोखा दिया, हम हारे, ठीक है। 1965 पाकिस्तान ने हिम्मत की युद्ध करने की, हम लाहौर तक घुस गए। लाल बहादुर शास्त्री छोटे कद के आदमी थे। जब उनसे सेना ने कहा कि हम बॉर्डर क्रॉस करने की परमिशन चाहते हैं, उन्होंने कहा जाओ, और हमारे टैंक लाहौर में घूम रहे थे। अगर आप लाहौर, मतलब अगर चीन को जो लेके आरोप लगाते हैं ये भाजपाई और संघी कि नेहरू जी ने जमीन गंवा दी, और फिर आप लाल बहादुर शास्त्री को अपना बाप कैसे मानते हैं? लाहौर से सेना तो उन्होंने भी लौटाई थी। क्यों लौटाई थी? उसके बहुत बुनियादी कारण हैं, उसके बहुत सारे कारण हैं। उन कारणों पे कभी एक लंबी चर्चा करूंगा। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी भी कोई चीज होती है, बहुत कुछ होता है। लेकिन अगर भाजपा के तर्क से देखें तो शास्त्री जी ने तो जीती हुई जमीन लौटा दी। फिर संघियों को उनका अपना मानस पिता तो नहीं मानना चाहिए। एंड इन एनी केस ही टू वाज अ लाइफ लॉन्ग कांग्रेसी। आगे आए 1967, ये एक डिसीसिव मोड़ था। अब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी और चाइना बहुत उत्साहित था अपनी 1962 की जीत से, और उसने नाथुला और चोला में दोबारा हमला करने की कोशिश की थी। एंड दिस टाइम इंडियन आर्मी वाज प्रिपेयर्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ परहैप्स द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द सेंस शी शुड नॉट हैव बीन, डिक्टेटरशिप भी लाइन, बहुत कुछ किया, लेकिन मिलिट्री लीडरशिप में इंडिया का जो अब तक का स्ट्रॉन्गेस्ट लीडरशिप है वो इंदिरा जी का है। और ये मोदी जैसे दे आर ड्वार्फ्स इन फ्रंट ऑफ हर, बौने हैं, बौने, मुंह से चाहे जितना बोल लें, लाल लाल आंखें दिखाते थे ड्रैगन को मुख्यमंत्री रहते, 18 बार मिले प्रधानमंत्री रह के, और जब चीन ने कब्जा कर लिया
तो टीवी पे आके बोले कि नो वन हैज इंटर्ड आवर टेरिटोरीज, नो वन हैज ऑक्यूपाइड एनीथिंग। ये बिना बताए कि फिर 13 राउंड वार्ता किस पे चल रही है, चीन के मौसम पे, चाय पे चर्चा हो रही है चीन के कमांडर्स के साथ। अब मोदी चीन का नाम नहीं लेते। खैर, 1971 द ब्राइटेस्ट परहैप्स स्पॉट इन द इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री, इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। पाकिस्तान को 2 टुकड़े कर दिया इंदिरा गांधी ने अमेरिकी धमकी के बावजूद। व्हेन रीगन थ्रेटेंड हर विद 7th फ्लीट, यूएस का बिगेस्ट वॉर फ्लीट, उन्होंने कहा कि हम नेगोशिएट नहीं करते, वी आर एन इंडिपेंडेंट नेशन, हम महाशक्तियों की धौंस पर नहीं आते। सोवियत यूनियन हमारा दोस्त था, उसने साथ दिया। आज वामपंथी इस देश में सत्ताधारी जो बैठे हुए हैं ट्रोल्स, उनकी लिए गालियों का सबब है। लेकिन अगर सोवियत यूनियन वामपंथी ना होता और हमारी मदद नहीं करता तो क्या होता पता नहीं। भारतीय सेना तब भी बहादुर थी। द बिगेस्ट सरेंडर हिस्ट्री में, वर्ल्ड की मिलिट्री हिस्ट्री में भारत ने लिया था 1971 में बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए। हमारे ब्रिगेडियर, उनका नाम तुरंत दिमाग में नहीं आ रहा है, उन्होंने ढाका में घुसने के साथ ही जनरल टाइगर नियाजी, पाकिस्तानी फौज का कमांडर था, मैं नाम याद करता हूं, और उन्होंने उसको मैसेज भेजा कि हम आ गए हैं, बेहतर यही है कि तुम सरेंडर कर दो, मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा, आई विल टेक गुड केयर ऑफ यू। एंड देन द वर्ल्ड सॉ द बिगेस्ट सरेंडर, मिलिट्री सरेंडर इन द हिस्ट्री, इन द ऑल टाइम हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड एवर। अप्रैल 1975 सिक्किम, फिर से इंदिरा जी ने यूनिलैटरल एक्शन में वहां की संसद से प्रस्ताव पारित कराया और सिक्किम को एनेक्स कर लिया। सिक्किम भारत का हिस्सा तब तक नहीं था, तब तक वो प्रोटेक्टोरेट था। आगे आई है ऑपरेशन मेघदूत, 13 अप्रैल 1984। भारत ने कार्रवाइयां 1978 से शुरू कर दी थी, दोनों देशों की तरफ से चल रही थी। लेकिन 84 में 13 अप्रैल 1984 को राजीव जी के आदेश पे जब पता चला कि पाकिस्तान कब्जा करने की कोशिश में है, सिंगल डे अटैक में केवल एक दिन में 13 अप्रैल 1984 इंडिया ऑक्यूपाइड सियाचिन ग्लेशियर, वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटल ग्राउंड, और तब से वो हमारे कब्जे में। 84, 37 ईयर्स हो गए, 37 साल हो गए। आगे आइए, ये ऑपरेशन बहुत कम लोगों ने सुना होगा, ऑपरेशन राजीव। दिस टू हैपेंड इन सियाचिन। इसके पहले कि आगे बढ़ूं, आपको यह बता दूं कि ऑपरेशन राजीव गांधी का नाम पे नहीं था, जो पीएम थे। अपने नाम पे स्टेडियम से लेकर के कुछ का भी नाम रख लेने की परंपरा प्रधानमंत्री के स्तर पर नरेंद्र मोदी ने ही शुरू की है, मुख्यमंत्री के स्तर पर मायावती जी ने शुरू की थी। ये जो ऑपरेशन राजीव था, ये सेकंड लेफ्टिनेंट राजीव पांडे के नाम पे था, जो सियाचिन में तैनात थे। और इसके पहले पाकिस्तान के पास जो केवल एक ऊंची चोटी थी, जिससे हमारी जो सैनिक गतिविधियां हैं वो नजर आती थी, कायद पोस्ट कायदे आजम जिन्ना के नाम पे उन्होंने रखा था उस पोस्ट का नाम। उस पे कब्जे की कोशिश में एक अवलांचे में मारे गए थे सेकंड लेफ्टिनेंट राजीव पांडे और उनके साथ हवलदार हनुमंत सिंह, मुझे नाम ठीक से नहीं याद आ रहा है, मैं याद करके फिर कभी सियाचिन पे एक पूरा वीडियो कर दूंगा। उनके नाम पे दोबारा ये कायदे आजम पोस्ट, क्योंकि वो बीच बीच में फायरिंग करते रहते थे पाकिस्तानी वहां से, तो भारतीय सेना ने प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के नेतृत्व में डिसीजन लिया कि ये कायदे आजम पोस्ट रहेगी तो ये परमानेंट रिटेंट है, लेट्स गो एंड गेट इट। 23 से 26 जून 1987, 23 to 26 जून 1987, ऑपरेशन नेम्ड आफ्टर सेकंड लेफ्टिनेंट राजीव पांडे में, ऑपरेशन राजीव में भारत ने कायदे आजम पोस्ट कैप्चर की, कब्जा किया, 3 हमले किए, हमारे बहुत सैनिक मारे गए, 7-8 कुल मिला के 3 हमले असफल हुए। अंत में नायब सूबेदार बाना सिंह ने तीसरे और डिसिसिव हमले में यह पोस्ट जीती, उनको जीवित रहते हुए परमवीर चक्र मिला और आज उस पोस्ट का नाम बाना पोस्ट है, कायदे आजम पोस्ट से बाना पोस्ट। ऑपरेशन कैक्टस पे आए, 3 नवंबर 1988, 3 नवंबर 1988 मालदीव में तख्ता पलट करने की कोशिश की, सार्क सदस्य देश था। राजीव गांधी जी ने आदेश दिया
24 घंटे के अंदर, एक्चुअली 24 घंटे भी नहीं हुए, ये इंडिया की पहली आउटसाइड मिलिट्री कार्रवाई थी जो किसी तख्ता पलट या कू के खिलाफ थी, किसी सरकार के समर्थन से नहीं। भारत इसके पहले भी पीस कीपिंग करता रहा था। वियतनाम और कोरिया दोनों युद्धों में जो इंटरनेशनल मॉनिटरिंग टीम थी उसका नेतृत्व भारत कर रहा था 1947 1954 में, जब भारत तुरंत आजाद हुआ था, और वो इन दोनों के बीच ट्रांसफर ऑफ पावर देख रहा था। जब फ्रांस भागा तो भी, और जब अमेरिका भगाया गया तो भी भारत वहां पे एक बड़ी भूमिका में था। अब इसके बाद आए तो हमारी कितनी जीतें मैंने आपको गिना दी, देश से लेकर के विदेश तक में। हम श्रीलंका में हमें चोटें भी आई, उसमें कोई दिक्कत नहीं, हम 1962 हारे भी, लेकिन हारता वही है जो युद्ध करता है। नेहरू जी ने कभी यह नहीं कहा कि हम हारे नहीं, उन्होंने कहा कि कुछ उगता नहीं था, और उन्हीं की पार्टी के महादेव जी ने कह दिया कि गंजा सर है तो क्या करें, कटवा दें। यह लेवल था। यह लेवल नहीं था कि कोई कायर और की तरह आके बोल दे कि हमारी सीमा में कोई घुसा नहीं, फिर था केवल अपनी इमेज बनाए रखने के लिए, और फिर 13 राउंड तक बात करता रहे। और अमेरिका का पेंटागन अपनी रिपोर्ट में बताए कि चीन गांव पे गांव बसाए जा रहा है हमारी सीमा में, एंड द रेजिम डजंट इवन डेयर टू मूव अगेंस्ट दैट। अब आते हैं ऑपरेशन विजय पे। कारगिल, बस बिरयानी, स्टेट्समैन बनने की ख्वाहिश, इस देश में संघियों को हमेशा से एक गिल्ट रहा है, एक कॉम्प्लेक्स रहा है। नेहरू के बराबर ना हो पाने का, गांधी तो भूल जाइए कि स्टेट्समैन के स्तर पर भी ये नेहरू के बराबर नहीं हो पाए। नेहरू जी क्या, इंदिरा गांधी बहुत उस लेवल की स्टेट्समैन नहीं थी, ये इंदिरा गांधी जी के बराबर नहीं हो पाई, राजीव जी के बराबर नहीं हो पाए। तो हमारे यहां बोलते हैं चुन्ना काटता है, इनको ये चुन्ना काटता रहता है कि हमको उस लेवल पे बनना है। वाजपेयी जी को बहुत सारी सूचनाएं ऐसी आती हैं, उनको नोबेल पीस प्राइज की ख्वाहिश थी, उनको लगा था कि बस बिरयानी से वो मामला निपटा लेंगे। हुआ क्या? हमें कारगिल मिला। इसको बचाने में हमारे करीब करीब 1000 सैनिक मारे गए। सबसे मुश्किल लड़ाई हमने लड़ी कि दुश्मन ऊपर बैठा हुआ, हम नीचे से चढ़ रहे हैं। ये दिल मांगे मोर कहना और सुनना अच्छा लगता है, पर जान जिनको देनी पड़ती है उनसे पूछिए कि आपकी स्ट्रैटेजिक गलती में जिनकी जाने गई उनका क्या कसूर था। ऑपरेशन पराक्रम, आई टोल्ड यू, इवन मोर पनिशिंग। नेवल ऑफिसर ने कहा, सॉरी इंडियन नेवी के चीफ ने कहा रिटायर्ड, कि ये मोस्ट पनिशिंग मिस्टेक था। हमारे इतने सैनिक जितने कारगिल में नहीं मारे गए थे उससे ज्यादा ऑपरेशन पराक्रम में मारे गए, क्योंकि वाजपेयी ने संसद हमले के बाद आदेश दिया था फॉरवर्ड पोजीशन में रहना है, युद्ध होना है। और जब अमेरिका ने गिदड़ भपकी दी तो ये वापस लौटा ली सेनाएं। आज तक उसका जवाब नहीं दिया कि क्यों। मोदी जी पे आए, पहले इनॉग्रेशन में नवाज शरीफ को बुलाया, फिर साल साड़ी डिप्लोमेसी में कोट अनकोट की अचानक उतर गए। ऐसे नहीं उतरते हैं दुश्मन देशों में जहाज, और अगर खासतौर पर मोदी जी जैसी पार्टी के लोग प्रधानमंत्री हों। बदले में हमको पठानकोट मिला, हमने हिम्मत नहीं की आगे बढ़ने की। उसके बाद बहुत कुछ होता रहा, उड़ी होता रहा, पुलवामा हुआ। आप कहते हैं कि आपने सर्जिकल स्ट्राइक की, लेकिन कश्मीर में आज भी आतंकवाद तो उतना ही। अब तो एक महीने इनकाउंटर चल रहे हैं, हमारे 9 सोल्जर्स मारे जाते हैं, इंक्लूडिंग ऑफिसर्स। सो व्हाट एग्जैक्टली डिड यू अचीव? आपके पास कोई मिलिट्री विक्ट्री है? कांग्रेस के पास तो इतनी। सो बेसिकली यू हैव नथिंग टू शो, एंड दैट इज द ट्रूथ, दैट इज द सैड ट्रूथ। कि अगर रिस्ट्रेंट की बात करें तो मनीष तिवारी जी आपने अच्छा खोल दिया है कि संसद हमले के बाद अगर 26 नवंबर के हमले के बाद मनमोहन सरकार का युद्ध ना करना वीकनेस है, तो वाजपेयी का ऑपरेशन पराक्रम में सेना को फॉरवर्ड पोजीशन में भेज के 1000 से ज्यादा सैनिक मरवा और आजीवन अपाहिज कर लेने के बाद लौटा लेना क्या था? मोदी का पुलवामा के बाद भी बॉर्डर क्रॉस करके प्रॉपर युद्ध न छेड़ना क्या था? अगर वीकनेस की बात करें तो आज भी भारत के फुल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स हैं पाकिस्तान से। अब तो पाकिस्तान खैर इज कॉलिंग शॉट्स इन
अफगानिस्तान, चाइना अभी भी हमारी जमीन पे काबज बैठा है, ये बात पेंटागन से लेकर के सब लोग बोल रहे हैं, सैटेलाइट्स बोल रही हैं, बारिंग 1%, ना कोई आया था ना कोई आया है. सो बेसिकली इफ यू गो बाय द मिलिट्री हिस्ट्री, द वीकेस्ट and most cowardice governments in this country has always been those led by BJP or participated by BJP. इसके पहले मोरारजी देसाई सरकार पे एक बड़ा आरोप लगता है, कभी आप चेक करिएगा, वो भी बहुत बड़ी बात है और बहुत दिक्कत तलब बात. खैर, ये भी शुरू करते हैं, मुझे आज किसानों पे वीडियो करना था लेकिन ये भी शुरू करते हैं और इस पे भी बात करते हैं कि अब जरा आतंकवाद पे भी देखेंगे कि इन दोनों सरकारों का, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का, क्या मामला रहा है. फिर से अगर वीडियोस पसंद आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को लाइक और साझा, और फिर मिलते हैं. सी यू ऑल, बाय बाय.